वेलकम टू एक्यूमैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे एंड उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे सब्जेक्ट के अंदर वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे सारे न्यूमेरिकल्स हम डिटेल में सॉल्यूशन उनका करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। चलिए, क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। हमारा खुद का घर होता है, वो भी स्ट्रक्चर है। घर के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। जो रोड्स होते हैं वो भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है। डैम कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वॉल, कैनाल डिजाइनिंग, टनल, रेलवे, ये सारी चीजें क्या आती हैं? सब स्ट्रक्चर के अंदर में आ जाती हैं आपकी। ठीक है, उनके कुछ ना कुछ मेंबर्स आप जरूर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये सब क्या है? ऑल ओवर स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फाउंडेशंस, हैवी मशीनरी फाउंडेशंस जो बनाई जाती हैं वो भी आपके स्ट्रक्चर में आती हैं। या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है या फिर हिस्टोरिकल पैलेसेस वगैरह, तो वो भी स्ट्रक्चर में आएंगे आपके। डैम्स वगैरह, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह, स्टैच्यूज वगैरह, ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो हमें इन इमेजेस से क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जब हम फर्स्ट टाइम कोई स्ट्रक्चर को विजिट करते हैं तो हमारे दिमाग में उस स्ट्रक्चर को देख के क्या आता है? हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर को देख के आता है कि वाह, उसकी डिजाइन कितनी अच्छी है। मींस हमारा फोकस किस पे होता है? उस स्ट्रक्चर को देखकर डिजाइन पे। ओके, तो जो डिजाइन होती है ना स्ट्रक्चर की, वो हमेशा एनालिसिस पार्ट के बाद की जाती है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस मींस उस सब्जेक्ट के बाद हम डिजाइनिंग करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर की। क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत सारे अननोन फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं और उनके बेसिस पे हम आगे डिजाइनिंग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो हम आपको डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं वो हम आरसीसी में पढ़ते हैं और जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अननोन रिएक्शन फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो भी अननोन फोर्सेस सब्जेक्टेड होते हैं स्ट्रक्चर के डिफरेंट मेंबर्स पर, वो किसके कारण सब्जेक्टेड होते हैं? जो भी स्ट्रक्चर या मेंबर के ऊपर लोडिंग आई है। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैडम लोड्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के लोड्स होते हैं, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, सेकेंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये 3 टाइप के लोड हम पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ेंगे। आप अगर फर्स्ट यूनिट से भी स्टार्ट करते हैं लास्ट यूनिट तक आपको इन लोड्स के कॉम्बिनेशंस या फिर पर्टिकुलरली ओनली 1 टाइप का लोड होगा, एक्ट कर रहा होगा मेंबर के ऊपर, और फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, मींस एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना मेन सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो हमें सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी या जो भी डेटा हमको रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ लोड्स में सबसे पहला लोड है पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। ये पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड की जो इमेज है, आपको ये जो डायग्राम है उससे दिखाई दे रहा होगा। एक बीम है, उसके ऊपर 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स लोड एक्ट कर रहे हैं, W1, W2, W3। ठीक है, ये पॉइंट लोड क्या है? कोई बीम के ऊपर पर्टिकुलरली कोई पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। जो इस लोड की यूनिट रहेगी वो किलो न्यूटन में या न्यूटन में रहेगी। ठीक है, इनकी जो यूनिट्स हम मान लेते हैं ये न्यूटन में लगे हुए हैं, ये जो लोड्स हैं वो न्यूटन में एक्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोई पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में, हमारे कोई भी हॉल या फिर कोई रूम्स में बीम के नीचे हम कोई लैंप वगैरह लगा हुआ रहता है ना,
हैंग होता है किसी पॉइंट पर, तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ पॉइंट लोड एक्ट करता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, कोई फिर से अगेन हमने कोई बीम या मेंबर एज्यूम किया है और उसके ऊपर लोड क्या हो रहा है, ऑल ओवर पूरे स्पान पर लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मींस जो लोड एक्ट कर रहा है W न्यूटन का पर मीटर स्पान पे यूनिफॉर्मली, मींस सेम इंटेंसिटी का लोड पूरे मेंबर पे या बीम पर होल स्पान पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आप इस बीम में कोई से भी पॉइंट पे चेक करने जाए तो वहां पे सेम इंटेंसिटी का लोड एक्ट कर रहा है, लेकिन पॉइंट लोड में ऐसा नहीं है। जो पॉइंट लोड है वो सिर्फ इस पॉइंट पे लगा हुआ है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एंड इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। मींस अगर इस पॉइंट पे हम चेक करें तो इधर पर लोड नहीं है, इधर पर लोड नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू लोड की नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बात करें तो इधर पर इस पॉइंट पर जितने इंटेंसिटी का लोड एक्ट कर रहा है, सेम इंटेंसिटी का लोड इधर पर भी करेगा, सेम इंटेंसिटी का लोड इधर पर भी, सेम इंटेंसिटी का लोड इधर पर, मतलब होल बीम पे जो लोड की इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का पता चल गया एंड पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड क्या होते हैं ये हमें पता चल गए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एनालिसिस पार्ट करेंगे तो आपके बीम पर जरूरी नहीं है कि कोई सिंगल टाइप का लोड ही एक्ट कर रहा हो, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। तीनों टाइप के लोड्स कंबाइन होके भी उस मेंबर पे लगे हुए होंगे और आपको मेंबर को एनालाइज करना पड़ेगा या बीम को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई सिंगल लोड भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोड्स भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी आगे देखेंगे कैसे एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, एक कोई बीम है या मेंबर है उसके ऊपर जो लोड की इंटेंसिटी है वो आपको नजर आ रही होगी इन एरोज से कि वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है ना। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे देखें, बीम के स्टार्टिंग पॉइंट पे देखें, वहां पर इस पॉइंट पे जो लोड की इंटेंसिटी है वो 0 है और अगर आप इस पॉइंट पे चेक करें जो लोड की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। तो इस टाइप की लोडिंग को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमेशा इस तरीके से ही मेंबर पर एक्ट करता है। मींस कैसे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर स्टार्टिंग एंड पे आप देख रहे हैं वहां पे लोड की इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है और जो एंड है, एंड सपोर्ट है, उधर पर जो लोड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। इसका 2 और केसेस हैं, हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने इधर पे एक बीम बना रही हूं, मैं स्टार्टिंग एंड पे इस बीम में लोड इंटेंसिटी क्या थी, 0 थी, बट इधर पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही हो। लोड की वैल्यू वेरी कर सकती है, जैसे कि स्टार्टिंग एंड है, इधर पर लोड की वैल्यू कुछ होगी और जो एंड पॉइंट है वहां पे लोड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मींस ये जरूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग एंड है, ये स्टार्टिंग एंड सपोर्ट है इधर पर इस बीम में, उधर पे जो लोड की वैल्यू है वो हमेशा 0 रहेगी। नहीं, वहां पे उसकी वैल्यू कुछ हो भी सकती है, जो इस तरीके से डायग्राम मैंने आपको बना के बताया है। एक और पॉसिबिलिटी है, मैंने अगेन एक बीम को कंसिडर किया है और उसके ऊपर मैं लोडिंग बता रही हूँ। मैंने एक और बीम को कंसिडर किया है, मैं उसके ऊपर लोडिंग बताती हूँ कि हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को कैसे इस बीम के ऊपर बता सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरीका है। मींस जो एंड है, बोथ एंड सपोर्ट्स हैं, मींस स्टार्टिंग एंड सपोर्ट है बीम का, उधर पर जो लोड की इंटेंसिटी है वो 0 है, सेंटर में कहीं पे भी उस लोड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में, ठीक है। तो मींस ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज और मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम 3 पॉसिबिलिटीज में कोई मेंबर पर बने हुए रहते हैं, ये लोड्स ये दिए गए रहते हैं, इस तरीके से बताए जाते हैं इन लोड्स को,
ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया तीनों टाइप के लोडिंग को हमने पढ़ लिया है। पॉइंट लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो लोड्स होते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए इधर पर मैंने एक पूरी की पूरी फ्रेम को कंसिडर किया है। आपको इधर पर नजर आ रहा होगा स्लैब है, बीम है, कॉलम्स हैं, फुटिंग्स हैं एंड ग्राउंड पे सॉइल है जो कि क्या जनरेट कर रही है, रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द लोडिंग। ठीक है, ये क्या है अभी जस्ट मैं आपको 1 मिनट के अंदर में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये जो एरोस क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर हम समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्लैब के ऊपर, ये जो स्लैब है ना, इस स्लैब के ऊपर ग्रेविटी लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटी लोड है वो क्या होगा, जो चारों तरफ 4 बीम्स हैं, स्लैब के चारों तरफ जो 4 बीम्स हैं उनके ऊपर ये लोड ट्रांसफर हो जाएगा। और कैसे ट्रांसफर होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में चारों बीम के ऊपर ये लोड ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये जो बीम्स हैं, फिर ये जो बीम्स आपको दिखाई दे रही हैं अभी इस डायग्राम में, इस इमेज में आपको सिर्फ 2 ही बीम दिखाई दे रही हैं। इधर पे भी एक बीम है, ये जो आपको नजर आ रही होगी, और इधर पे बैक में भी एक बीम है। तो चारों बीम पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ट्रांसफर हुआ है बाय स्लैब, अब ये जो लोड है वो कॉलम में ट्रांसफर होगा एज अ पॉइंट लोड। मतलब ये जो बीम है अब इस लोड को ट्रांसफर कर देंगे कॉलम्स में। ठीक है, और जो कॉलम्स हैं वो ये जो पॉइंट लोड है, ये जो कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड है वो ट्रांसफर हो जाएगा फाउंडेशन में। जो फाउंडेशंस हैं यहाँ पे, फुटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, जो भी टाइप की फाउंडेशन बनी हुई है उसमें क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो फाउंडेशन में स्ट्रक्चर का टॉप से लोडिंग आ गया है, पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर हो गया है फाउंडेशन के ऊपर। अब फाउंडेशन क्या करेगी, उस लोड को ट्रांसफर करेगी ग्राउंड में। जो ग्राउंड में जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर सारा का सारा लोड यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब ग्राउंड में इतनी रेजिस्टिंग पावर होनी चाहिए कि वो उस लोड को बियर करे, नहीं तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा या फिर समय के साथ साथ स्ट्रक्चर में सेटलमेंट आ जाएगा और एक समय बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो आपको दिख रहा है इधर ऊपर टॉप से लेके जहां तक आपका फाउंडेशन बना हुआ है, इधर तक आप पूरी बॉडी को क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक्ट कर रही है, एक्ट एज ए सिंगल रिजिड बॉडी फ्रेम। ठीक है, मीन्स हमने ये मान के चल दिया कि जो लोड, ग्रेविटी लोड ट्रांसफर हो रहा है टॉप से लेके बॉटम में फाउंडेशन तक पहुंच गया है, तो पूरा का पूरा ग्रेविटी लोड फाउंडेशन पे पहुंच गया है। तो अब ये जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, पहली बात तो सिंगल और रिजिड बॉडी फ्रेम की तरह एक्ट कर रही है। अब ये जो फाउंडेशंस हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल के ऊपर ट्रांसफर कर देंगी, और सॉइल में इतनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि सॉइल में इतनी पावर होती है, इतने रेजिस्टिव फोर्सेस वो जनरेट करती हैं, और जो भी ऊपर से लोड आ रहा है उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहता है और उसमें कोई भी सेटलमेंट या फिर कोलैप्स नहीं होता स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी जब नॉर्मली आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले या फिर कोई भी हम बोले बीम कॉलम या कुछ भी स्ट्रक्चर्स, जो बीम कॉलम का फ्रेम बनाने से पहले हम वहाँ क्या बनाया जाता है, फाउंडेशन
फाउंडेशन बनाते हैं, और फाउंडेशन किस लेवल पे बनाया जाता है? ग्राउंड में बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ की जो सॉइल है, पूरी की पूरी सॉइल को एक्सकेवेट किया जाता है और उसके बाद पता किया जाता है कि वो सॉइल कौन सी है। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पूरा काम स्टार्ट करने से पहले, एक्सकेवेशन से पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो सॉइल कौन से टाइप की है। ब्लैक कॉटन सॉइल है, मुरम सॉइल है, रेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सी फाउंडेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद हम ग्राउंड में एक्सकेवेशन करते हैं और जो हमारी फाउंडेशन है वो कहाँ पर रेस्ट करती है? हार्ड स्ट्राटा के ऊपर। अगर हमको उस ग्राउंड में कहीं पे भी हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल हार्ड स्ट्राटा क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हम जियोटेक या फिर सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये सारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके कारण हम सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम फाउंडेशन को रेस्ट कराते हैं और फिर हमारी फाउंडेशन इतनी कैपेबल होती है कि जितना भी टॉप से लोड आ रहा है, स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, उसको वो रेजिस्ट कर पाए, नहीं तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि कोई भी स्ट्रक्चर में लोड कैसे ट्रांसफर होता है और रिएक्शंस कैसे जनरेट होती हैं, मींस सपोर्ट के थ्रू रिएक्शंस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? अब हम आगे अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको ना, ये जो वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है एनालिसिस में? मतलब आपको जो भी उनमें स्ट्रक्चर में के मेंबर्स हैं उनके ऊपर कुछ पर्टिकुलरली कोई लोडिंग एक्ट कर रही होगी, उसके कारण बहुत सारे मेंबर में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस जनरेट होते हैं। उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उस मैग्नीट्यूड को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग पर्पस में। मींस डिज़ाइनिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर का शेप, साइज, नंबर ऑफ बार्स, कितने क्या प्रोवाइड करने हैं, वो सारा का सारा पोर्शन डिपेंड करता है एनालिसिस पार्ट पे, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन बीम है उसके ऊपर किस टाइप की लोडिंग एक्ट कर रही है। आइदर वो पॉइंट लोड हो सकता है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो सकता है या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे लोडिंग। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, है ना। कोई बीम होती है, बीम के नीचे आपको याद होगा हम मैकेनिक्स में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने स्मॉल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कोई बीम होती है, बीम के ऊपर कोई डिफरेंट टाइप की लोडिंग एक्ट कर रही है, एक पॉइंट लोड मैंने बना दिया है, उसके बाद कोई यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से कोई लोडिंग एक्ट कर रही होगी और इसके बॉटम में कोई सपोर्ट होंगे जो कि पूरे के पूरे बीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। मैंने दो टाइप के सपोर्ट बना दिए, अभी हम स्टडी करेंगे आगे कि हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सपोर्ट है वो क्या कर रहे हैं? इन लोडिंग, जो लोड हमारे बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है उसकी वजह से अगर ये सपोर्ट नहीं होते तो बीम क्या करती? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाती। बट ये सपोर्ट क्या कर रहे हैं? इसको डिस्प्लेस करने से रोक रहे हैं। मीन्स ये जो सपोर्ट्स हैं ये कुछ रिएक्शंस जनरेट कर रहे होंगे, ये जो सपोर्ट्स हैं ये कुछ रिएक्शंस जनरेट कर रहे होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे जो डाउनवर्ड लोडिंग आ रहा है उसके कारण हमारी बीम क्या रहे? स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चले हमारी बीम, ठीक है ना। गिवन बीम क्या करे? इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करे, ठीक है। जो अब ये जो सपोर्ट्स क्या कर रहे होंगे, जो भी सपोर्ट्स यहाँ पे दो टाइप के सपोर्ट्स एक्ट कर रहे हैं बीम पर, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। तो जो हमारे बीम के ऊपर टॉप से लोडिंग एक्ट कर रही है, पॉइंट लोड एंड यूडीएल, वो क्या करने की कोशिश करेगी? इस बीम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट्स हैं वो इसको ऐसा करने से रोकेंगे, मीन्स डिस्प्लेस होने से रोकेंगे इस मेंबर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो हमने लोडिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फर्स्ट वर्क जो था हमारा इसका वो हमने कंप्लीट कर लिया। मीन सबसे पहले हमने लोडिंग आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सेकंड हमने जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं उनको हमने कैलकुलेट कर लिया, जो भी सपोर्ट रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जिनको एक्सटर्नल रिएक्शंस भी बोलते हैं अपन। और थर्ड है इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब क्या होता है, इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस, इन जो मेंबर्स होते हैं उनके इंटरनली मेंबर्स में और भी रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं, जैसे कि शेयर फोर्स होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है, टॉर्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके ये सारे एक्सियल फोर्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि इंटरनली इन मेंबर्स के ऊपर सब्जेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल रिएक्शंस या फिर इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस। हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्शनल मूवमेंट और एक्सियल फोर्स। इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है उस मेंबर में, जो कि इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं एडिक्वेसी ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब क्या होता है एडिक्वेसी ऑफ मेंबर्स, मान लो कोई एक टेबल है, उसको मैंने 20 किलोन्यूटन लोड के लिए डिजाइन किया था, लेकिन उसके फ्यूचर में हो सकता है उस टेबल के ऊपर 30 किलोन्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण वो टेबल क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 30 किलोन्यूटन लोड के लिए तो उस टेबल को डिजाइन ही नहीं किया था, है ना, और हमने तो डिजाइन किया था 20 किलोन्यूटन लोड के लिए। तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है हमारे मेंबर्स या फिर स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि उनके ऊपर लोड कितना एक्ट कर रहा है, और फ्यूचर में इस लोड से ज़्यादा एक्ट तो नहीं करेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा या फिर सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें चेक करना पड़ता है। तो फोर्थ पॉइंट में चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ मेंबर्स किया जाता है, हम चेक करते हैं मेंबर के एडिक्वेसी को, ठीक है। तो इस वे में इस पूरे को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मींस हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये 4 स्टेप में पूरे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। 4 स्टेप्स में सारे न्यूमेरिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। मींस इस तरीके से एनालिसिस पार्ट प्रोसीड करता है हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। हर न्यूमेरिकल को आपको इस वे में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें डिटरमाइन करना है, लोड को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद एक्सटर्नल रिएक्शंस को डिटरमाइन करना है जो कि सपोर्ट्स पर एक्ट करती हैं, एंड उसके बाद आपको इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड उसके बाद एडिक्वेसी ऑफ मेंबर चेक करना है। आपका एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद आती है आपकी डिजाइनिंग, ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं आरसीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमेशा डिज़ाइनिंग पार्ट के पहले एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एनालिसिस में हमारे पास जो भी डेटा या मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस एंड फिर मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्शनल मूवमेंट, इन सारे डेटा को हम यूज़ करके डिज़ाइनिंग करते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं, मतलब इन डेटा का डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब इन डेटा को यूज करके जो भी हमारे मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट हुए हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस के, इस डेटा को यूज करके हम जो हमारे मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। जो हमने डेटा एनालिसिस पार्ट में कैलकुलेट किया है उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें जो मेंबर का साइज है वो कितना रखना है। साइज में आपका आ जाएगा हाइट, लेंथ, विड्थ, हमें कितना मेंबर की डिसाइड करना है या कितना हमको यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है किस पर, जो भी हमने डेटा कैलकुलेट किया था, ठीक है। क्योंकि उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी अपन बोल सकते हैं, उस स्ट्रक्चर के ऊपर
पर ये जो लोड सब्जेक्टेड होता है ना, वो पूरे लाइफ साइकिल में आता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर या उस मेंबर के ऊपर, ठीक है। तो हमें उस लोड को या जो भी हमने अभी डेटा कैलकुलेट करे हैं उस मैग्नीट्यूड को कंसिडर करके हमको उनका साइज डिसाइड करना पड़ता है। फिर हमें शेप पता करना पड़ता है, हमें किस तरीके से उनके मेंबर्स का शेप प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद फिर हमें जो रिइंफोर्सिंग मटेरियल जो हम स्टील यूज़ करते हैं, तो उसको हमें उस कितने डायामीटर का उस रिइंफोर्समेंट का यूज़ करना है। मतलब आपको जो रिइंफोर्सिंग स्टील होता है वो मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है डिफरेंट साइज में, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है उन डेटा को यूज़ करके कितने साइज का, कितने डायामीटर का आपको रिइंफोर्सिंग मटेरियल स्टील को यूज़ करना है। एरिया ऑफ स्टील आप कैलकुलेट करते हैं, फिर आप बीम कॉलम्स वगैरह में कितना नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो डेटा भी आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। कितने स्पेसिंग पे आपको सारे जो रिइंफोर्समेंट है, स्टील रिइंफोर्समेंट है, उसको कितने स्पेसिंग में आपको प्लेस करना है स्लैब में, वो सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, आरसीसी में, है ना। रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, बीम कॉलम स्लैब, है ना, फाउंडेशंस, इन सबको हम डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पे आपको अभी याद आ रहा होगा कि हमको जो डेटा हम जो बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी मदद से हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, फिर नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करते हैं, है ना, फिर स्पेसिंग, कितने स्पेसिंग पे उन बार्स को आपको प्लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं एनालिसिस पार्ट के बाद, क्योंकि हमें बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू पता चली जभी तो हमने आगे बढ़े ना, आगे हम तभी तो बढ़े, लोड वगैरह हमको पता चला, उसके बाद हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट किया, है ना, अल्टीमेट लोड हमने कैलकुलेट करके बेंडिंग मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की। तो ये हमारे पूरे डिज़ाइनिंग पार्ट में आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, स्कोप ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्या स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस स्ट्रक्चरल पार्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रीइंफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन, स्टील स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स उस स्ट्रक्चरल पार्ट में आ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का इन सब्जेक्ट्स में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, कोई स्टूडेंट, इनका थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छा है इन सब्जेक्ट्स में, एंड उनका जो कमांड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर उनको डिज़ाइनिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें पता है इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो बड़े से बड़ा मींस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम उसका एनालिसिस पार्ट एंड डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज होना चाहिए, साथ में उसके साथ आपको स्ट्रक्चरल पार्ट का थ्योरी पार्ट होता है वो आपको आना चाहिए, तभी आप अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि एनालिसिस करने के बाद आपको जो इंडियन आईएएस कोड के अकॉर्डिंग आपको उनको डिज़ाइन भी करना पड़ता है, उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमको थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मीन्स हमको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए उन सब्जेक्ट का, प्लस जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है वो तो हमें अगर आता ही है तो इन कंपनीज को भी वो स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकते हैं। और बाकी का तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर्स प्लस जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो आना चाहिए, ठीक है। एंड और गवर्नमेंट सेक्टर में हम बात करें तो इन सब्जेक्ट का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो ये सब्जेक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल बटन एंड लाइक द वीडियो।